सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं हम पिछली क्लास में हमने जो देखा था। शुरू से ही वैसे बता देता हूँ हमने क्या क्या देख चुके हैं। सेक्शन नंबर 101 से शुरुआत किए थे हमने नोटिस के बारे में। हमने देखा था 101 में नोटिस के कंटेंट्स बताए गए हैं, डे, डेट, टाइम, प्लेस, एजेंडा। फिर लेंथ ऑफ नोटिस 21 क्लियर डेज नोटिस होना चाहिए, 21 + 1 + 1 + 2 दैट मीन्स 25 डेज आते हैं। शॉर्टर नोटिस वैलिड if consented by 95% members entitled to vote. Persons entitled में members, legal representative in case of deceased member, official receiver or assignee in case of insolvency, directors and auditors. मोड पोस्ट से, ईमेल से या इवन कुछ केसेस में पेपर पे, इवन पोस्ट में कुरियर भी कवर होता है। एक्सीडेंटल ओमिशन से नोटिस इनवैलिड, मीटिंग इनवैलिडेट नहीं होती। फिर हमने देखा इसमें दो बिजनेसेस होते हैं, ऑर्डिनरी एंड स्पेशल बिजनेसेस, सेक्शन 14 में, जिसमें हमने देखा अकाउंट्स अडॉप्ट करना, डिविडेंड डिक्लेयर करना, डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट एंड ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट, इनके साथ जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिपोर्ट। अगर स्पेशल बिजनेस है अदर देन ऑर्डिनरी बिजनेस तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लगाना पड़ता है। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट शुड डिस्क्लोज ऑल दी मटेरियल फैक्ट्स जो कि एक प्रॉपर डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। इट शुड डिस्क्लोज द इंटरेस्ट ऑफ द डायरेक्टर्स, की मैनेजरल पर्सन एंड देयर रिलेटिव्स, एंड इट शुड प्रोवाइड फॉर द टाइम एंड प्लेस फॉर इंस्पेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। अगर कोई डॉक्यूमेंट या कॉन्ट्रैक्ट चेक करना है तो उसका टाइम एंड प्लेस। फिर हमने देखा प्रॉपर अथॉरिटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मेंबर्स, कुछ केसेस में रिक्विजिशनिस्ट भी बोलते हैं जिनको हम, और ट्रिब्यूनल। प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूट होने के लिए फिर प्रॉपर चेयरमैन होना चाहिए, ये सिंपल था, इसमें कुछ खास बातें नहीं थी। एंड प्रॉपर कोरम होना चाहिए। कोरम हमने देखा था अनलेस द आर्टिकल्स प्रोवाइड फॉर अ लार्जर नंबर, अगर 1000 तक मेंबर्स है तो 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट, 1000 से ऊपर 1001 से 5000 तक है तो 15 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट, 5001 और उसके ऊपर है तो 30 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट कोरम होते हैं। प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर्स। फिर प्रॉपरली कंडक्टेड में एज पर एक्ट, एज पर रूल्स, एज पर एओए, एज पर सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स। फिर मिनट्स के ऊपर हमने चर्चा किया 118 पे, सेक्शन 118 और 119। 118 मिनट्स की बात करता है, 119 उसके इंस्पेक्शन की बात करता है। तो ये हमने लाइन से देखे, 101, 102 एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, 103 कोरम। सर स्क्रीन एरर है कभी कभी, नहीं होना चाहिए। हाँ, तो 101 से चालू किया था, 101 नोटिस, 102 एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, 103 कोरम, 104 चेयरमैन, प्रॉक्सी, रिस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट्स, वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, वोटिंग बाय पोल, वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट, ये बचा हुआ है, सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन। फिर रिप्रेजेंटेशंस ऑफ प्रेसिडेंट, जिनको प्रेसिडेंट खुद अगर अटेंड नहीं कर रहा है तो किसी एक व्यक्ति को अपॉइंट कर सकता है। ही विल बी डीम्ड एज मेंबर, ही विल नॉट बी डीम्ड एज प्रॉक्सी, वो मेंबर माना जाता है, एंड ही कैन वोट बाय प्रॉक्सी एज वेल। फिर इसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट्स, फिर ऑर्डिनरी एंड स्पेशल रेजोल्यूशन, सेक्शन 14 में देखा था। सेक्शन 15 बचा है, 16 देखा, जो रेजोल्यूशन एडजर्न मीटिंग में हुआ है वो उसी दिन हुआ है माना जाता है जिस दिन मीटिंग, एडजर्न मीटिंग हुई थी, उसके पहले की डेट पे नहीं। फिर फाइलिंग ऑफ रेजोल्यूशन कोई खास काम का नहीं था, रेजोल्यूशंस 30 दिन के अंदर फाइल कर देना है, 30 दिन में फाइल नहीं कर सके तो 270 डेज एक्स्ट्रा मिलते हैं, उसमें भी नहीं किया तो बाद में आप विथ एडिशनल फीस एंड पेनल्टी फाइल कर सकते हैं। फिर मिनट्स 118 हमने पिछली क्लास में देखा, मिनट्स ये बुक फॉर्मेट में होना चाहिए, हर मीटिंग के अलग मिनट्स होते हैं, मेंबर्स मीटिंग के अलग रहेंगे, डिवेंचर होल्डर्स या क्रेडिटर्स मीटिंग के अलग रहेंगे, बोर्ड मीटिंग, कमेटी मीटिंग के अलग रहेंगे। मेंबर्स मीटिंग में आप एजीएम ईजीएम एक साथ रख सकते हैं, इंक्लूडिंग पोस्टल बैलेट से जो रेजोल्यूशन पास हुए हैं उनको भी आप उसमें लगा सकते हैं। मिनट्स को हर पेज पे इनिशियल या साइंड होना चाहिए और लास्ट पेज पे साइन किया जाना चाहिए। साइन करने का अधिकार होता है चेयरमैन के पास, चेयरमैन ऑफ दैट मीटिंग, या अगर बोर्ड मीटिंग है तो चेयरमैन ऑफ द नेक्स्ट मीटिंग भी साइन कर सकता है। जनरल मीटिंग है तो जो पर्सन ऑथोराइज किया गया है बोर्ड के द्वारा, जो एक डायरेक्टर ऑथोराइज किया गया है वो व्यक्ति साइन करेगा। फिर और सेम रूल लगता है पोस्टल बैलेट में, पोस्टल बैलेट को आप सीधा जनरल मीटिंग ही मान सकते हैं, जनरल मीटिंग का हिस्सा। फिर इंस्पेक्शन में देखा हमने, हाँ, और लूज लीव फॉर्म में नहीं रखना है आपको, अगर लूज लीव रख भी रहे हैं तो उसको रेगुलर टाइम इंटरवल में बाइंड अप कराना है एक रीजनेबल टाइम के अंदर, जैसे से 6 मंथ्स, या अगर बहुत ज़्यादा मीटिंग होती है तो 3 मंथ्स में बाइंड कराओ। तो उसको लूज लीव में नहीं रखना है, उसको टैंपरिंग नहीं होना चाहिए, वैसे के वैसे रहना चाहिए, उसमें कोई पेस्टिंग नहीं हो सकती, कोई चिपकाया नहीं जा सकता, उसको आप स्टेपल वगैरह नहीं करोगे, कोई ऑल्टरेशन नहीं होना चाहिए, खोड़ खाड़ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं। फिर
इसको इंस्पेक्ट करना है तो मेंबर को अधिकार होता है विदाउट पेइंग एनी फीस, वो जनरल मीटिंग के मिनट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है एंड उसको अगर कॉपी चाहिए तो फीस पे करके विद इन 7 डेज उसको कॉपी भी प्राप्त हो जाएगी। फिर अगर कोई व्यक्ति कोई चालू रहना चाहिए। डॉक्यूमेंट भेजो आपने, वो खुल नहीं रहा है तो मैं बाद में देखता हूँ वो। सो हाँ, मैं क्या बता रहा था, मैं मिनट्स बता रहा था। इंस्पेक्शन ऑफ मिनट बुक्स, मेंबर्स इंस्पेक्ट कर सकते हैं विदाउट पेइंग एनी फीस, और अगर उनको कॉपी चाहिए तो उसकी फीस देना पड़ेगा, 7 दिन के अंदर भेज दिया जाएगा। लेकिन ये सिर्फ जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग के अगर मिनट्स हैं तो वो ये लोग नहीं देख सकते। तो बोर्ड मीटिंग के मिनट्स बुक डायरेक्टर्स देख सकते हैं क्योंकि उनकी मीटिंग थी, फिर ऑडिटर देख सकते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड लोग देख सकते हैं जो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है कोई ऑफिसर को, या फिर रजिस्ट्रार देख सकते हैं। बाकी कोई बोर्ड मिनट्स देख नहीं सकते। और डायरेक्टर्स कैन नॉट इंस्पेक्ट द मिनट्स ऑफ द जनरल मीटिंग, अगर वो मेंबर नहीं है तो ही कैन नॉट इंस्पेक्ट द मिनट्स ऑफ द जनरल। इसका क्वेश्चन बैंक भी साथ में अब देख ही लेते हैं, काफ़ी आगे तो आ ही चुके हैं अपन, तो थोड़ा बहुत अपन देख लेते हैं इसका भी। तो लाए हैं क्या आपने, घर पे देखते होंगे आप थोड़ा बहुत। पृष्ठ क्रमांक 11.10 पे केस स्टडीज जहाँ चालू हो रही है। फर्स्ट क्वेश्चन अब आप देख सकते हैं, 106 हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सी एक मेंबर है LSN कंपनी लिमिटेड का, होल्डिंग सम शेयर्स इन हिज ओन नेम, खुद के नाम से होल्ड कर रहा है, जिसमें फाइनल कॉल मनी उसने पे नहीं किया है और कंपनी उसको वोटिंग राइट्स डिनाई करती है। ऐसा हमने वैसे देख चुके हैं, जनरल मीटिंग में कोई वोटिंग हो रही है और कंपनी उसको डिनाई कर रही है कि तुम वोटिंग नहीं कर सकते, ऑन द ग्राउंड की आर्टिकल्स परमिट नहीं करते मेंबर को वोट करना अगर उसने पैसा पे नहीं किया है ऑफ कॉल्स ऑन द शेयर्स। विथ रेफरेंस टू कंपनीज एक्ट, क्या ये डिसीजन वैलिड है कंपनी का? आंसर इज यस। तो हम यहाँ अजम्पशन यही ले लेंगे क्योंकि यहाँ दिया ही है कि आर्टिकल्स परमिट नहीं करते, तो हम मान लेंगे नहीं करते होंगे, इसीलिए उन्होंने लिखा। ठीक है, तो उन लोग बोल रहे हैं कि आर्टिकल्स परमिट नहीं करते इसीलिए हम आपको वोटिंग नहीं देंगे, तो सेक्शन 106 के हिसाब से बिल्कुल सही है। ठीक है, ये छोटे क्वेश्चन होते हैं, इस पे 2 मार्क 3 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे, तो ये एकदम 5 मार्क को नहीं आएगा। तो छोटा सा तो क्वेश्चन है, एक प्रोविजन है उसमें सिंपल, तो इसके अलावा और किसी ग्राउंड पे रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता वोटिंग राइट्स। फिर सेकेंड नंबर, लो एस्टीम इन्फोटेक लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1/4/2019। कोई जनरल मीटिंग नहीं लिया इन्होंने 31/4/2019 तक के। ठीक है, 31/4/2019 नहीं थी, ठीक है, बट दिया है क्वेश्चन, पढ़ते हैं अपन। एक्सप्लेन द प्रोविजंस रिगार्डिंग टाइम लिमिट फॉर होल्डिंग फर्स्ट AGM एंड द पावर ऑफ द रजिस्ट्रार टू ग्रांट एक्सटेंशन ऑफ द टाइम फॉर फर्स्ट AGM। बताओ, 9 मंथ्स के अंदर, तो फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तो फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा इसका 31 मार्च 2020 को, यहाँ से विद इन 9 मंथ्स, यहाँ एक ही रूल लगता है 9 मंथ्स के अंदर, दैट मीन्स ये 31/12/2020 तक हो जाना चाहिए। ठीक है, फिर फर्स्ट ईयर में 1 साल में एक AGM होना चाहिए, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये क्लैरिफाई करना क्योंकि आपको दिया है यहाँ कि उनका AGM नहीं हुई। तो वहाँ लिखा है, क्या लिखा है, नो जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी वॉज हेल्ड, तो 31/4/2019 तक कोई मीटिंग नहीं की है, तो जनरल मीटिंग नहीं ली गई। ठीक है, फर्स्ट AGM की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि फर्स्ट ईयर में AGM की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट AGM कब होती है? अगले साल, यहाँ पे होगी।
इसके पहले कभी भी ले सकते हो, ये तो मैक्सिमम टाइम लिमिट है। आपको अगर लगता है कि अप्रैल में ही अपने बुक्स रेडी है तो अप्रैल में ही ले लो, ऑडिटेड है सब है, पहले भी ले सकते हो, यहाँ से यहाँ तक कभी भी ले। फिर अगर नहीं ले पाए तो रजिस्ट्रार टाइम लिमिट बढ़ा के दे सकता है। मैं पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? कितने महीने? 3 महीने। फर्स्ट एजीएम का बढ़ा सकता है क्या? नहीं बढ़ा सकता, लिखना पड़ेगा। रजिस्ट्रार वैसे तो 3 महीने बढ़ा सकता है, लेकिन फर्स्ट एजीएम का टाइम लिमिट एक्सटेंड करने का पावर नहीं है। सो ये लिखा ही है, सेक्शन प्रोवाइड्स फर्दर कि रजिस्ट्रार में फॉर स्पेशल रीजन एक्सटेंड द टाइम लिमिट, ये कर सकता है वो 3 महीने से, 3 मंथ्स। फिर लेकिन अदर देन फर्स्ट एजीएम नहीं लिखा है, अदर देन फर्स्ट एजीएम वो बढ़ा के दे सकता है। ये क्योंकि फर्स्ट एजीएम है तो इसमें यहाँ पे टाइम लिमिट बढ़ाने का पावर नहीं है। ठीक है, ये चीज़ क्लैरिफाई की है। रजिस्ट्रार डज नॉट हैव एनी पावर टू ग्रांट एक्सटेंशन। आसान लग रहा होगा आपको कि नहीं? इजी है, सभी चीज़ इजी है। ये चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को तकलीफ भी देता है, जबकि तकलीफ देने लायक कुछ है ही नहीं वैसे उसमें, आसान है। इन लोगों को भारी लगता है मीटिंग वाला चैप्टर, और जनरल मीटिंग ऐसा रहता है, जबकि कुछ नहीं है उसमें। आप उसमें बस डायग्राम ज़रूर बना लिया करो कि वो आपको आखिरी वक्त में रिवाइज करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। जैसे एजीएम कब तक हो जाना चाहिए, तो आखिरी वक्त पे वो काम आएगा। आखिरी वक्त मीन्स एग्ज़ाम का टाइम, वो नहीं, वक्त तो कोई भी काम नहीं आता, दुआएं भी काम नहीं आती। बोलते हैं दुआओं से नहीं होता, अगर दुआओं में असर होता तो आज कोई मरता ही नहीं, कोई ना कोई तो दुआ मांगता ही है। खैर, सब मोह माया है। ठीक है, अगला हाँ, ये रिक्विजिशनिस्ट वाले है, सेक्शन 100 के ऊपर है। कुछ एक दो पॉइंट ऐसे हैं जो मैं आपको क्वेश्चन बैंक से बताऊंगा, जैसे एजीएम में भी कुछ चीजें। इन चली गई, ऐसा हो रहा है, होता है कभी कभी, होना चाहिए। यही आई आई, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6, टू रिमूव एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर 49% members of A Limited submitted requisition for holding extraordinary general meeting। 49% members दे रहे हैं, चलेगा, अपने को 10% की जरूरत थी। The company failed to call the meeting, said meeting, and hence the requisitionist held the meeting। So उन्होंने नहीं बुलाया, इसीलिए requisitionist ने खुद बुला लिया। Since managing director did not allow the holding of meeting at registered office, जाहिर सी बात है उसको ही निकाल रहे तो वो जगह तो नहीं देगा। The said meeting was held at some other place and a resolution for removal of managing director was passed। Examine the validity of the said meeting and the resolution passed in the light of Companies Act 2000। तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको पूरा समझाना पड़ेगा कि 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स या 5%, 5 लाख के जो शेयर्स होल्ड कर रहे हैं लोग यहाँ पे नोटिस दे सकते। हाँ दिया है पूरा, यहाँ आगे लिखा ही है पूरा। और फिर अगर इन्होंने मीटिंग नहीं बुलाया तो दे मे कॉल मीटिंग एंड होल्ड इट विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्विजिशन। ठीक है, सो अगर उन्होंने नहीं बुलाया तो डायरेक्टर्स ने नहीं बुलाया तो आप खुद बुला सकते हैं मीटिंग, ये है। फिर ये रजिस्टर्ड ऑफिस अगर नहीं दे रहे हैं तो आप कहीं और भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये केस दिए हैं, केस याद रखने की वैसे ज़रूरत नहीं है। ये भी हमने पढ़ा था, ही इज़ नॉट बाउंड टू डिस्क्लोज द रीजंस फॉर रेजोल्यूशन, यानी इसको रीजंस वहाँ बताने की ज़रूरत नहीं होती, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ अकेला ही मेंबर है, नहीं अकेला नहीं है, 49% मेंबर्स है, बहुत सारे, तो वो लोग डायरेक्ट भी मीटिंग बुला सकते हैं। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में पूरा रीज़न बताने की ज़रूरत नहीं, जब मीटिंग होगी वहाँ ज़रूर बताया जाएगा कि क्यों निकाला जा रहा है। ठीक है, और उसमें मैनेजिंग डायरेक्टर को सुनने का अधिकार भी रहता है, तो ही हैज़ एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ठीक है, तो ये बट वो खुद ही नहीं आया तो फिर वो अपॉर्चुनिटी की बात ही नहीं है। तो ये केसेस याद रखने की ज़रूरत नहीं है, चेटर वर्सेस एम चेटर, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर फर्दर रेजोल्यूशंस प्रॉपरली पास्ड एट सच मीटिंग आर बाइंडिंग ऑन द कंपनी एंड इन द गिवन केस, क्योंकि सब चीज़ प्रॉपर थी तो मैनेजिंग डायरेक्टर का रिमूवल ये वैलिड है। ठीक है, ऐसा है सिंपल। हाँ 7th पॉइंट,
अगेन 106 पे दिख रहा है मुझे तो। नहीं, इंस्पेक्शन मना कर रहे हैं, रिफ्यूज कर रहे हैं कि तुम इंस्पेक्ट नहीं कर सकते। चलो पढ़ लेते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ XYZ कंपनी लिमिटेड हैव पास्ड अ रेजोल्यूशन टू इफेक्ट दैट कोई भी मेंबर, नो मेंबर who is indulging in activities detrimental to the interest of the company be permitted to examine the records or obtain the certified copies thereof। तो कोई भी मेंबर जो कंपनी के लिए नुकसानदेह काम कर रहा है ऐसा लगता है, तो उसको हम कोई भी कॉपी देने से या रिकॉर्ड एग्जामिन करने से रोक सकते हैं। एक मेंबर है जिसको कंपनी सोचती है कि ये कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम करता है और वो चाहता है कि वो इंस्पेक्ट करे रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एंड मिनट्स बुक। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स है ये, अभी छोड़ दो, पढ़ने के अभी अपन। तो वैसे ऐसा रिफ्यूज नहीं किया जा सकता, कंपनी डज नॉट हैव एनी राइट टू रिफ्यूज दी मेंबर, ये दिए ही है। बट अभी ये पढ़ने के अपन, ये पढ़ेंगे बाद में, सेक्शन 88 वगैरह बचे हैं अभी अपने। तो अपन ने 96 से शुरू किया था ना, मैंने आपको बताया था 88 वगैरह अभी नहीं देखेंगे अपन, 96 से शुरू करेंगे। वैसे ये चैप्टर 88 से चालू हो जाता है, ठीक है। फिर ये 8th वाला भी रजिस्टर ऑफ मेंबर्स का है, ये भी होने का है। 9th स्पेशल नोटिस है, अभी पढ़ने के हैं। 10th हो चुका है, AGM वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे। 12th, वैसे 12th भी होने का है, 92 पे है। 13th हो चुका है, 14th हो चुका, 15th भी पढ़े हैं। हाँ, नहीं निकाल पाएंगे तो वो दिक्कत है। तो वहाँ ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन 51% वो होल्ड करता, वहाँ लिखा है 49% बाकी लोगों के पास है। के पास कितने ऐसा नहीं बताया, जो नोटिस दे रहे हैं उनके पास 49 है, और भी होंगे बाकी लोग। मैनेजिंग डायरेक्टर के पास हो सकता है 5% 10% होंगे, बाकी और भी लोग होंगे। तो ऐसा नहीं है कि जितने ये 49 है बाकी सब MD के पास है, ऐसा नहीं है। तो अगर वैसा होगा तो फिर तो रेजोल्यूशन पास करना ही मुश्किल हो जाए। ऑर्डिनरी लगता है, जितने भी ये सब रेजोल्यूशन है इसमें ऑर्डिनरी लगता है। वैसे आपको वो इस साल नहीं है, क्योंकि डायरेक्टर्स का जो टॉपिक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, वो फाइनल लेवल पे आता है। अपने को सेक्शन 148 तक है, 149 से डायरेक्टरशिप चालू होती है, तो वो अगले साल आएगा। तो न्यू कोर्स अब तो नहीं चाहेगा लगता है, बट देखते हैं। फिर ये भी पढ़े अपन ने, ये तो जम जाएगा आपको, ये आसान है। AGM कहाँ होना चाहिए उसके ऊपर है, उसके बाद क्वेश्चन बैंक, हाँ जो ऑफलाइन वाले हैं उनको नहीं मिला ना, मैं आपको भेज देता हूँ ये सारे। कुछ बच्चे ज्वाइन नहीं कर पा रहे। PDF सेंड कर देते। हाँ, तो भेज दिया हूँ मैंने PDF, आप उससे देख सकते हैं। चलो 16 नंबर, रिजवान लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है राजस्थान में, भिवाड़ी करके जगह है वहाँ पे। कंपनी ने 6th AGM बुलाई थी 3 बजे 22 अगस्त को।
वहीं पे, अच्छा जगह अलग है, सेम सिटी टाउन और विलेज है लेकिन दूसरी जगह पे, ये 123 एन टावर्स पे है और इन्होंने एंसल प्लाजा में बुलाया। कुछ मेंबर्स बोलते हैं गलत है, आप ऐसा नहीं बुला सकते, आपको आरओ में ही बुलाना चाहिए। पगले मेंबर्स, ऐसा मत लिखना पगले हैं मेंबर्स, तो ऐसा नहीं होता। तो रिजवान लिमिटेड एक अनलिस्टेड कंपनी है, अगर वो जयपुर में बुलाना चाहे तो क्या बुला सकती है, ये भी पूछा है, तो 2 दिया है, तो यस बुला सकते हैं। हमने देखा था कि अगर एक अनलिस्टेड कंपनी है तो भारत में कहीं भी वो बुला सकती है, ठीक है, वही दिया है। तो सेक्शन 96 के हिसाब से एजीएम जो है बिजनेस आवर्स में होना चाहिए, 9 से 6 के बीच में, तो 6 बजे के पहले होना चाहिए। फिर नेशनल हॉलीडे नहीं होना चाहिए, शैल बी एट आइदर रजिस्टर्ड ऑफिस या फिर सेम सिटी टाउन और विलेज में होना चाहिए। प्रोवाइडेड अनलिस्टेड कंपनी है तो वो कहीं भी पूरे भारत में कर सकती है, मीटिंग बुला सकती है, लेकिन कंसेंट इज गिवन इन राइटिंग और बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड्स बाय बोर्ड बाय ऑल द मेंबर्स इन एडवांस। फिर इसमें वही दिया है, फिर आंसर फर्स्ट केस में ये सही है और सेकंड केस में भी ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसके लिए पहले कंसेंट लेना पड़ेगा फ्रॉम द मेंबर्स। ये सिंपल है, 102 पे है, ये आप एक बार देख लेना घर पे, आसान है। जीएम 18th वाला, Primal Limited is a company incorporated in India. It owns 2 subsidiaries, Privy Limited जिसमें इसके 75% शेयर्स हैं और मालवीय लिमिटेड जिसमें जो होली ओन सब्सिडरी। बोथ द सब्सिडरीज आर इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, दोनों भारत के बाहर है, ठीक है, तो ये अपनी कंपनी भारत की है और इसकी सब्सिडरी बाहर है, तो ये उल्टा केस है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंटेंड टू कॉल द जनरल मीटिंग ऑफ प्रिमल लिमिटेड ऑन अर्जेंट बेसिस, एडवाइज द बोर्ड। ईजीएम अगर वो भारत में रखना चाहें तो क्या रख सकते हैं, तो यस भारत में तो कहीं भी रख सकते हैं। ईजीएम नीदरलैंड्स में रखना चाहें तो भारत के बाहर आप नहीं रख सकते। कौन सी कंपनी की बात हो रही है, मेन कंपनी की, मेन कंपनी, ठीक है, तो होल्डिंग कंपनी। तो सेक्शन 100 के हिसाब से जब भी बोर्ड को ज़रूरी लगता है तो वो मीटिंग बुला सकते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, प्रोवाइडेड वो प्रोविजो दिया हुआ है कि होली ओन सब्सिडरी वाला। इन द लाइट ऑफ द अबव प्रोविजंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन कॉल ईजीएम इन इंडिया, भारत में हो सकता है क्योंकि आउटसाइड इंडिया नहीं चलेगा, विद इन इंडिया होना चाहिए। एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन नॉट कॉल ईजीएम एज द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। तो ये सब सिर्फ कंफ्यूज करने को दिया है, ये सब का कोई मतलब ही नहीं आया। ये जो 2 कंपनी की डिटेल है इसका अपने एग्जाम्पल में, अपने आंसर में कोई रिलेवेंस नहीं है, ठीक है। तो ये छोटा क्वेश्चन रहा होगा, आरटीपी का है तो 2 मार्क का रहा होगा, एक एक मार्क पे रहा होगा सिर्फ, ठीक है। तो इनको पूरा उतना डीप में लिखने की ज़रूरत नहीं होती, एक बार में प्रोविजन लिख दो और एक एक लाइन में आंसर लिख, ठीक है, भले। ये भी पढ़ चुके हैं हमने, 118(5), चेयरमैन ऑफ द मीटिंग चाहे तो वो कोई भी चीज़ को हटा सकता है अगर वो डेट्रीमेंटल है टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। तो जनरल मीटिंग हुई अल्फा लिमिटेड की, चेयरमैन ने डायरेक्ट किया कि कुछ चीज़ को एक्सक्लूड किया जाए बिकॉज इट इज़ डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। मुकेश है, मुकेश जो अब नहीं रहा, मुकेश, मुकेश को जानते होंगे आप, हर मूवी में सबसे पहले मुकेश मरता है, अफसोस मुकेश अब हमारे बीच नहीं रहा क्योंकि वो धूम्रपान करता है, खर्रा खाता है, नहीं करना चाहिए, सब कुछ होता है। तो मुकेश एक शेयर होल्डर है, मुकेश अपना भी मुकेश है एक, मुकेश यानी जिसके मुंह पे बाल है वो मुकेश। चलो ठीक है, ठीक है। तो अ शेयर होल्डर कंटेंडेड दैट मिनट्स ऑफ द मीटिंग मस्ट कंटेन अ फेयर एंड करेक्ट समरी ऑफ द प्रोसीडिंग्स। डिसाइड, क्या मुकेश का जो कंटेंशन है वो मेंटेनेबल है, आंसर इज नो। कोई भी व्यक्ति इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, इट इज द एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन ऑफ द चेयरमैन, चेयरमैन खुद डिसाइड करेगा, अगर चेयरमैन ने बोला ये चीज़ नहीं लिखना तो नहीं लिखना, ठीक है। तो 2 सेक्शन है, सेक्शन 118(5) और 118(6). 118(5) बताता है कब कब आप चीज़ों को हटा सकते हैं, व्हेन इट कुड बी डिफेमेटरी, इट कुड बी इमटेरियल और डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। तो अपने को दिया ही है, ये डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी है। तो ऑन दिस ग्राउंड चेयरमैन को अगर लग रहा है कि ये डेट्रीमेंटल है तो वो बोल सकता है इट शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द मिनट्स।
फिर दूसरी चीज 118(6) ये बोलता है इट इज द एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन ऑफ द चेयरमैन, 100% डिस्क्रिशन है, कोई मुकेश रमेश बीच में आके नहीं बोल सकता कि इसको लिखो। ठीक है, तो कंटेंशन ऑफ मुकेश इज नॉट वैलिड। सिंपल है एकदम, फोकट के मार्क्स हैं, सब आता है। अच्छा है। ये देखो, ये मैंने आपको बताया था, ये ऐसा भी कभी पूछ सकते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ श्रेय लिमिटेड एक्स्ट्रॉर्डनरी जनरल मीटिंग बुलाते हैं रिक्विजिशन के ऊपर, रिक्विजिशन आया था और इन्होंने एक्स्ट्रॉर्डनरी जनरल मीटिंग बुलाया, मीटिंग को एडजर्न कर दिया क्योंकि कोरम मौजूद नहीं था इन द मीटिंग। तो क्या ये सही है? ऐसा करना चाहिए। हमने देखे थे कोरम मौजूद नहीं है तो क्या होता है, एडजर्न होती है। तो सही है क्या ये? सही है। अच्छा, जाके पढ़ो कोरम, भूल गए आप सब, व्यर्थ हो गया आप सब, सबसेक्शन 2 जाके पढ़ो। हाँ, अगर मीटिंग इज कॉल्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑन रिक्विजिशन, अगर रिक्विजिशनिस्ट बुलाते हैं तो इट शैल स्टैंड कैंसल्ड। मैंने वहां सर पीट पीट के चीख चीख के आपको बताया था, शैल स्टैंड कैंसल्ड वर्ड है वहां। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहें तो भी इसको आगे की डेट पे नहीं ले जा सकते, वहां लिखा है। नहीं लिखा है, सच में लिखा है, आया ना याद? बताया था मैंने आपको, इट शैल स्टैंड कैंसल्ड लिखा है। ठीक है, वो शैल को आपने हाईलाइट भी किया होगा। तो वैसे ये जनरल रूल है कि अगर कोरम मौजूद नहीं होता है तो एडजर्न हो जाती है, लेकिन ये ईजीएम है जो कि बुलाई गई है अपॉन रिक्विजिशन, यानी सेक्शन 100 में जो रिक्विजिशनिस्ट ने बोले थे उसके बाद ये बुलाई गई और वो खुद ही नहीं आए, तो इट शैल स्टैंड कैंसल। ठीक है, तो मीटिंग शैल स्टैंड कैंसल्ड। ठीक है, एंड ये जो डिसीजन लिया गया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, इट इज नॉट प्रॉपर। ठीक है, ये भी 102 का है, ये सिमिलर, ये ऊपर अभी जो बोला मैंने कि घर पे देख लेना, वो सेम ही है ये 102। ये पोल वाला, ये भी पढ़ चुके हैं हमने, 1/10 वगैरह। ये भी देख लिए, अगर कोई व्यक्ति प्रॉक्सी फॉर्म्स इंस्पेक्ट करना चाहता है तो कर सकता है, बट उसको कम से कम 3 दिन पहले बताना पड़ता है मीटिंग के, और उसका टाइम शुरू हो जाता है जब मीटिंग है उसके 24 घंटे पहले, और ये ख़त्म होता है विद द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग। तो इतने टाइम में वो इंस्पेक्ट कर सकता है, बट उसको कम से कम 3 दिन पहले बताना पड़ेगा। पढ़े थे ये अपन ने, याद आ रहा है कि नहीं, भूल गए? याद आ रहा ना, आना चाहिए। ये कौन साइन करता है उसके ऊपर है, मिराज लिमिटेड हेल्ड इट्स एजीएम ऑन 15 सितंबर 2018। मीटिंग वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय मिस्टर वेंकट जो चेयरमैन है। ऑन September 17 वेंकट ये विदाउट साइनिंग द मिनट्स ऑफ मीटिंग भारत के बाहर चले गए टू लुक आफ्टर हिज फादर हु फेल, जो कि गिर गए, नहीं फेल सिक, बीमार गिर गए, फेल सिक इन लंडन। Referring to the provisions of Companies Act, examine the manner in which the minutes of the above meeting will be signed in the absence of Mr. Venkat and by whom। तो कौन साइन करेगा? डायरेक्टर, ऑथोराइज बाय बोर्ड, एंड ये साइन होना चाहिए विद इन 30। ये तो वैसे तो चेयरमैन करता है, बट इफ चेयरमैन इज नॉट एबल टू साइन तो बोर्ड जिसको बोलता है वो साइन करेगा विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। ठीक है, दिया है ये भी, ये एक्स्ट्रा पॉइंट ये लिखना भूलना मत कि हर पेज को इनिशियल किया जाता है, क्योंकि यहाँ लिखा है, आपको ये बोला है कि कैसे साइन किया जाता है, मैनर बोला है, एग्जामिन द मैनर इन विच द मिनट्स आर टू बी साइन। तो मैनर में ये भी लिखना पड़ेगा कि हर पेज इनिशियल या साइन होना चाहिए और लास्ट पेज में डेटिंग एंड साइन होना चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ लिखना पड़ेगा, ये भूलना मत, ये भूल गए इन्हें मार्क्स कटेंगे फिर। तो कई बार होता है ना, हम बोलते फिर इंस्टीट्यूट मार्क्स नहीं देता, तो ऐसे पॉइंट हम भूल जाते। उसने
ऐसा नहीं करना, क्लास में क्वेश्चन बैंक करना चाहिए, क्योंकि आप सोचोगे कि घर पे क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, तो कई चीज़ें ऐसी होती है जो मैं क्वेश्चन बैंक के थ्रू और क्लैरिफाई करता हूँ। क्वेश्चन बैंक ज़रूर यहीं पे करना चाहिए। कनेक्ट होने देते हैं। कनेक्ट कनेक्ट दबा के ट्राई किए क्या आपने? दो बटन रहती है, वाईफाई हॉटस्पॉट क्रिएट करने की। यार अलग अलग मॉडेम होते हैं, नहीं रखे होंगे जानबूझ के, पता है ना, कार्डियल होते हैं बच्चे। हाँ हाँ, कनेक्टेड कनेक्टेड। एक सेकेंड। हाँ, तो शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है 28। EFG लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1/4/17। जनरल मीटिंग नहीं हुई 2019 तक। अच्छा, ये तो लेट कर दिए इन्होंने, 30/4/2019 तक नहीं लिए। डिस्कस द प्रोविजंस रिगार्डिंग टाइम लिमिट फॉर एक्सटेंशन ऑफ फर्स्ट AGM एंड पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू ग्रांट एक्सटेंशन। तो वही है, सेक्शन 96 के हिसाब से अगर फर्स्ट AGM है तो 9 मंथ्स में हो जाना चाहिए था। तो ये 1 अप्रैल से 31 मार्च 18 को ये खत्म होता है, तो इनकी मीटिंग हो जाना चाहिए था 31 दिसंबर 18 तक। अब रजिस्ट्रार वैसे तो टाइम बढ़ा सकता है, बट फर्स्ट AGM का नहीं, और इसीलिए यहाँ पे फर्स्ट AGM यहाँ तक होना ही चाहिए। ठीक है, तो इतना ही बताया है, पेनल्टी के बारे में नहीं बताया, तो ये आंसर जैसा दिया है वैसे ही है। पेनल्टी हम देखते हैं अभी। तो अभी हम देखने के हैं, सेक्शन 99 पेनल्टी लगाता है। ठीक है, तो पेनल्टी नहीं बताया, सिर्फ 96 बताया है। तो रजिस्ट्रार यहाँ टाइम लिमिट एक्सटेंड नहीं कर सकता, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा है वैसा का वैसा आंसर दिया है। पेनल्टीज नहीं पूछा है तो वो अलग से नहीं बताया। फिर ये एनुअल रिटर्न्स का है 29, अभी देखने का है हमारा। 30th देख चुके अपन ने, पुरम का था। 31st देख चुके हैं। 32nd ये रिपोर्ट ऑन AGM है, अभी देखने के हैं, अभी देखते हैं अपन। 121। 33rd देख चुके हैं। 34th देख चुके हैं। 35th मिनट्स के इंस्पेक्शन पे 119। मिस्टर लॉरेल, a shareholder of Hardly Limited, is a listed company, desires to inspect the minute books of general meeting and to have copy of some resolutions. In the light of provisions of Companies Act, answer the following. क्या वो इंस्पेक्ट कर सकता है और कॉपीज ले सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट? तो इंस्पेक्ट तो कर सकता है फुकट में, लेकिन कॉपीज चाहिए उसको तो उसका पैसा लगेगा। वेदर ही कैन ऑथोराइज हिज फ्रेंड टू इंस्पेक्ट, तो क्या वो अपने दोस्त को भेज सकता है? तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है, तो हम मानेंगे नहीं कर सकते। ठीक है, तो कानून में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि अपने फ्रेंड को भेज सकते क्या, तो हम बोलेंगे नहीं किया जा सकता। देखो लिखा ही है, प्रोविजन डज नॉट स्पेसिफाई एनीथिंग। ठीक है, तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, आपको लगेगा सर हम सर ने तो हमको ये पढ़ाई नहीं,
तो जो चीज़ है ही नहीं कानून में वो कैसे पढ़ाएंगे अपन? तो इसीलिए मैं बोला क्वेश्चन बैंक जब डिस्कस करते हैं वो क्लास भी इंपॉर्टेंट होती है। कई बार लोग सोचते हैं क्वेश्चन बैंक घर पे कर लेंगे, प्रोविजन तो समझ चुका है, तो ऐसा नहीं करना, क्योंकि जैसे अब ये पॉइंट है, ये पॉइंट अगर आप नहीं ध्यान दोगे तो फिर एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, तो जो चीज़ है ही नहीं कानून में वो मैं कैसे बताऊंगा? तो यहाँ पे ये है ही नहीं, कहीं नहीं लिखा है कि क्या अपने फ्रेंड को इंस्पेक्ट करने को अलाउ कर सकते हैं। तो आंसर इज नहीं कर सकते, क्योंकि जब कानून में नहीं दिया है तो हम अपने मन से नहीं बोलेंगे कि हाँ कर सकते होंगे। तो ऐसा नहीं है, जब दिया है मेंबर कर सकता है तो मेंबर कर सकता है। ठीक है, तो वही है। और ये 7 वर्किंग डेज में पैसे भरने के बाद उसको भेजना भेजना पड़ेगा पेमेंट। फिर कोई प्रोविजन नहीं है फ्रेंड को इंस्पेक्ट करने दे सकते क्या? कैन नॉट। कानून ऐसे ही पढ़ते हैं, क्या दिया है और क्या नहीं दिया। ठीक है, 37th, ये वही है सेक्शन 100 पे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी रिफ्यूज करते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग लेने से ऑन द ग्राउंड दैट रिक्विजिशनिस्ट हैव नॉट गिवन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट फॉर द रेजोल्यूशन प्रपोज टू बी पास्ड एट द मीटिंग। तो उनको ज़रूरत नहीं होती, ये जो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है ये खुद बनाना चाहिए डायरेक्टर्स। ठीक है, तो ये गलत रीज़न है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिफ्यूज टू कन्वे एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑन द ग्राउंड दैट रिक्विजिशंस हैव नॉट बीन साइंड बाय द जॉइंट होल्डर्स ऑफ शेयर्स। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्स्ट होल्डर साइन कर रहा है तो इट इज सफिशिएंट। तो ये भी गलत है। एडजर्नमेंट ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल्ड अपॉन द बाय द रिक्विजिशनिस्ट अपॉन द रिक्विजिशन ऑफ मेंबर्स ऑन द ग्राउंड दैट कोरम वाज नॉट प्रेजेंट। तो ये भी एडजर्न नहीं होती, ये इट शैल स्टैंड कैंसल्ड। ठीक है, तो ये भी गलत है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन नॉट रिफ्यूज। तो यहाँ पे भी अच्छा, यहाँ पे करेक्ट दिया है इसमें, वैसे इसके ऊपर भी कुछ है ही नहीं। तो नोटिस शैल बी साइन बाय रिक्विजिशनिस्ट, और इसमें दिया है कि इट इज इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव यानी मान लिया जाएगा, ध्यान रखो, अलग है पॉइंट। यहाँ लिखा है कि इट इज इम्पेरेटिव कि रिक्विजिशन जब जॉइंट होल्डर है तो सबने साइन करना चाहिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेक्ट है, ये दिया है, ध्यान रखो। तो ये सजेस्टेड आंसर्स ही हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखो, ये करेक्ट है बताया। और ये तीसरा, इसके बारे में भी कहीं दिया नहीं है, इट इज इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव यानी जो जनरल हम मान सकते हैं, ये दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर मैंने जो बताया है वैसे वो भी सही लग रहा है, मेरे हिसाब से तो वही होना चाहिए, क्योंकि एक भी होल्डर साइन करता है तो इट इज सफिशियंट। बट इन्होंने लिखा है कि नहीं इट इज इम्पेरेटिव, तो सजेस्टेड के हिसाब से हम चलेंगे। फिर थर्ड, एडजर्नमेंट ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ये नहीं किया जा, इट शैल स्टैंड कैन। 38 9th, तो ये कॉपी ऑफ मिनट बुक 19, ये देख लोगे आप घर पे। 40th एजीएम का है, ये भी आप देख लोगे, ये भी आसान है, पढ़ चुके हैं अपन ने। बस, चलो अब कॉन्सेप्ट्स पे वापस आते हैं, जो बचे हुए कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं देखते हैं। मिनट्स हो गया था, अब मिनट्स के जैसा एक और पॉइंट है वो देख लेंगे। 120 और 21 दोनों देख लेते हैं। 120 बताता है मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी डॉक्यूमेंट्स मेंटेन किए जा सकते हैं। तो ये जनरल रूल है, ये डॉक्यूमेंट्स को लग रहा है, तो डॉक्यूमेंट्स मीन्स हर प्रकार के डॉक्यूमेंट्स कवर हो जाएंगे। रेजोल्यूशंस हो गए, जो रेजोल्यूशंस आपको मेंटेन करना है, मिनट्स हो गए, सब इसमें कवर हो जाएंगे, रिकॉर्ड्स हो गए, रजिस्टर्स हो गए, सब चीज़ कवर हो जाएगी। पेज नंबर 33। तो पिछली क्लास में यहाँ पे अपन ने कंक्लूड किए थे 119 पे। 120 और 121 अभी देख लेंगे अपन। तो 21 96 के बाद दिया है, दोनों देख लेते हैं। तो 120 क्या बताता है? विदाउट प्रिजुडिस टू एनी अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, दूसरे किसी प्रोविजन के साथ भेदभाव न करते हुए, दैट मीन्स
दूसरा कोई प्रोविजन में कहीं कुछ लिखा है तो वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। कहीं लिखा है कि यहाँ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही रखना है तो वैसे ही रखना है, कहीं लिखा है फिजिकल फॉर्म में ही रखना है तो वैसे ही रखना पड़ेगा। उसके अलावा विदाउट प्रेजुडिस टू एनी अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, एनी डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड, रजिस्टर, मिनट्स, कुछ भी चीज रिक्वायर्ड टू बी केप्ट बाय द कंपनी, जो भी कंपनी को रखना है, और अलाउड टू बी इंस्पेक्टेड, तो जो रखना है या जो इंस्पेक्ट करना है, और कॉपीज टू बी गिवन टू एनी पर्सन ऑफ द कंपनी अंडर दिस एक्ट may be kept or inspected or copies given as the case may be in electronic in such form and manner as may be। तो पहले बोला है मे बी यानी ये किया जा सकता है, और कोई सेक्शन बोल रहा है कि ये आपको ऑनलाइन ही रखना है तो वैसे ही रखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक रखना है तो इलेक्ट्रॉनिक ही रखना पड़ेगा, कहीं लिखा है ये फिजिकली रखना है तो वैसे ही रखना पड़ेगा, क्योंकि वर्डिंग्स कैसे चालू हो रही है, विदाउट प्रेजुडिस टू एनी अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, दूसरे किसी प्रोविजन के साथ भेदभाव ना होते हुए, तो जो प्रोविजन बोल रहे हैं वो भी फॉलो होना चाहिए, उसके अलावा ये आप कर सकते हैं। बट रूल्स में फिर इन्होंने बताया कौन कौन सी कंपनीज को कंपलसरी है कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखना ही है। तो रूल्स में रूल नंबर, अब रूल की नंबरिंग नहीं है, रूल कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स ये बताते हैं कंपनीज रिक्वायर्ड टू मेंटेन, कंपलसरी किस किस को है। एक ऐसी कंपनी जो लिस्टेड है इसको कंपलसरी हो जाएगा, लिस्टेड। तो लिस्टेड कंपनी है तो इट इज कंपलसरी कि आपके कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रजिस्टर्स वगैरह मेंटेन करना ही है, कंपलसरी रहेगा। साथ ही साथ ऐसी कंपनी जिनके शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स, इनकी संख्या 1000 के ऊपर जा रही है, तो 1000 या 1000 के ऊपर, पहला है लिस्टेड कंपनी, और कंपनी हैविंग नॉट लेस देन 1000 या उससे ज्यादा, 1000 या शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स, कोई भी अदर सिक्योरिटी होल्डर्स शैल मेंटेन। तो ऊपर देखो, ऊपर लिखा है मे, ये चाहे तो रख सकते हैं और यहाँ रूल्स में कंपल्शन ला लिया। तो कंपनीज एक्ट एक ऐसा कानून है जिसको आप विदाउट स्टडिंग द रूल्स नहीं समझ सकते, क्योंकि आप अगर सिर्फ एक्ट पढ़ोगे तो आप बोलोगे ये अलाउड है, लेकिन यहाँ रूल्स में फिर बोला है कि नहीं, इट इज कंपलसरी। तो शैल मेंटेन इट्स रिकॉर्ड्स एज रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन अंडर दिस एक्ट और रूल्स मेड देयर अंडर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, तो इनको कंपल्शन हो जाता है। ठीक है, तो कभी एमसीक्यू में ये वाला पॉइंट पूछ सकते हैं, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट हो जाए। एक्सप्लेनेशन, अब कुछ ऐसी कंपनीज होगी जो लिस्टेड है, अब पुराने कंपनीज एक्ट में उन्होंने कभी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन नहीं किया, तो इनको एक टाइम लिमिट तो देना पड़ेगा। तो एक ट्रांजिशनल प्रोविजन है, कई बार कानून जब बदलता है तब ट्रांजिशनल प्रोविजंस लिखे जाते हैं जो कि ट्रांजिशन में काम आएंगे। तो जो कंपनी 2013 में जब ये कानून लगा तब एक कंपनी यहाँ पे रजिस्टर्ड थी, लिस्टेड कंपनी है, ये 2013 में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। अब इनको हम बोलेंगे कि तुरंत आज से आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सब रखना है, तो क्या ये पॉसिबल रहेगा क्या? तो नहीं, तुरंत हम नहीं बोल सकते कि अभी के अभी तुम सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो ये कानून जब लगा इसके बाद इनको एक टाइम लिमिट दी गई थी, 6 मंथ्स का टाइम दिया था, 6 महीने का टाइम है, इस टाइम पीरियड के अंदर आप अपने पूरे रिकॉर्ड्स को कन्वर्ट कर लो इनटू इलेक्ट्रॉनिक। तो ये एक टाइम लिमिट दिया गया था कि एक्सप्लेनेशन क्लैरिफाइड दैट इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनीज, एग्जिस्टिंग कंपनी का क्या मतलब है, जो 2013 में जब ये कानून लगा तब एग्जिस्ट कर रही थी और वो लिस्टेड या ये वाली कंपनी में जिसको कंपल्सरीली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखना है। डेटा शैल बी कन्वर्टेड फ्रॉम फिजिकल मोड टू इलेक्ट्रॉनिक मोड विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 120 ऑफ द एक्ट। जब से ये कानून लगा, ये सेक्शन अप्लाई हुआ, वहां से 6 महीने का टाइम दिया, 6 महीने के अंदर आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, क्योंकि तुरंत नहीं बोल सकते कि आज के आज आपके कन्वर्जन होना चाहिए, 6 महीने का ट्रांजिशन। तो अब ये किसी काम का नहीं है, इस पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाए, ये खत्म हो चुका है। ये जब एक्ट चालू होता है ना, जब वो सेक्शन लगा उस टाइम से कुछ टाइम तक के चालू रहेगा, उसके बाद ये वाला एक्सप्लेनेशन का काम खत्म हो चुका। फिर मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स अकॉर्डिंग टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब ये रिकॉर्ड्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तो रखना है, बट इसको कैसे रखेंगे? इन सच मैनर एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी में थिंक फिट, जैसा उनको सही लगता है।
स्कैन करवा के रखो या प्रॉपर उसको कोई और फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, पीडीएफ में वगैरह, तो जैसा लगता है उनको सही वैसा रख सकते। प्रोवाइडेड दैट आप ये जो भी रिकॉर्ड्स मेंटेन करोगे, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हमने डिस्क्रिप्शन दिया है कि वो जैसा चाहे रख सकते हैं, बट फॉर्मेट शैल बी सेम। जो फॉर्मेट बताया है, जैसे रजिस्टर ऑफ मेंबर्स है, उसका फॉर्मेट है कि ये फॉर्मेट में होना चाहिए, तो उसको फिर उसी फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा। तो आप फॉर्मेट चेंज नहीं कर सकते, जो कानून में बताया है वही फॉर्मेट होना चाहिए। तो रिकॉर्ड शैल बी मेंटेन्ड इन सेम फॉर्मेट एंड इन अकॉर्डेंस विथ ऑल दी अदर रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट। तो आप एक्ट की रिक्वायरमेंट को ओवरराइड नहीं कर सकते, भले ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये डिस्क्रिप्शन दिया गया है, बट फिर भी वो फॉर्मेट वगैरह चेंज नहीं करेंगे। जो कानून बोलता है इस फॉर्मेट में होना, नाम होना, उसका नाम, एड्रेस होना, नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड होना, तो वो उसी फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा। फिर इंफॉर्मेशन जो भी हमको चाहिए एज रिक्वायर्ड अंडर दिस एक्ट, ये प्रॉपरली रिकॉर्ड होना चाहिए फॉर फ्यूचर रेफरेंस। तो आप कैसे भी मेंटेन करो, बट इंफॉर्मेशन प्रॉपरली उसमें मिलना चाहिए। तो एकदम काम के नहीं, है जनरल पॉइंट है। रिकॉर्ड्स मस्ट बी केपेबल ऑफ रीडेबल, पढ़ने लायक होना चाहिए, नहीं तो पता लगा स्कैन कर दिए और आड़ी टेढ़ी स्कैन है, पढ़ने में ही नहीं आ रहा है। रिट्राइवेबल, रिट्राइव कर सके, जैसे अगर वो आपको देखना है तो फिर से निकाल सके। एंड इट कैन बी रिप्रोड्यूस्ड इनटू प्रिंटेड फॉर्म, तो इसको टेंजिबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सके, दैट मीन्स सिंपली उसका प्रिंट आउट निकाला जा सके, ऐसा होना चाहिए। तो भले आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख रहे हो, बट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू फिजिकल फॉर्म। रिकॉर्ड्स आर केपेबल ऑफ बीइंग डेटेड, उस पर डेटिंग की जा सके, डेट लिख सके एंड साइन कर सकें डिजिटली, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप रखते हैं तो उस पर साइन होती है डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर ऐसा टोकन होता है, वो टोकन के थ्रू साइन किए जाते हैं डॉक्यूमेंट, तो डिजिटली साइन करने लायक होना चाहिए। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं उन पे फिजिकल साइन पॉसिबल नहीं होती, तो उनको हम साइन करते हैं थ्रू डिजिटल सिग्नेचर, डीएससी। तो डीएससी भी बोलते हैं, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। तो उस पर डेट और साइनिंग ये डाली जा सके वेर एवर इट इज रिक्वायर्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और रूल्स। Records once dated and signed digitally shall not be capable of being edited or altered, आप चेंज ना कर सको साइन होने के बाद। रिकॉर्ड शैल बी केपेबल ऑफ बीइंग अपडेटेड, हाँ लेकिन अपडेट कर सको अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। जैसे रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में चेंजेस हो रहे हैं, मेंबर बदल गया, तो वो सब अपडेट करना जमना चाहिए। एंड द डेट ऑफ अपडेटिंग शैल बी केपेबल ऑफ बीइंग रिकॉर्डेड ऑन एवरी अपडेट। अब रिकॉर्ड मीन्स क्या, तो हर जगह रिकॉर्ड रिकॉर्ड वर्ड आ रहा है, हर जगह आप देखो रिकॉर्ड 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 रिकॉर्ड। रिकॉर्ड का मतलब है रजिस्टर। ये पूरा सेक्शन ये पूरे चैप्टर को लग रहा है। सेक्शन 120 इज एप्लीकेबल टू एवरी रिकॉर्ड एवरी रजिस्टर। तो सेक्शन 88 वगैरह है, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, 89 रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर्स, सबको ये अप्लाई हो रहा है। ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स है ये सबको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप रखोगे। तो एनी रजिस्टर, इंडेक्स, एग्रीमेंट, मेमोरेंडम, इवन मेमोरेंडम आर्टिकल्स, ये सब मिनट्स और एनी अदर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय द एक्ट और रूल्स मेड देयर अंडर टू बी केप्ट बाय द कंपनी। तो हर डॉक्यूमेंट को रिकॉर्ड बोला, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो सबको आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो बाकी की कंपनी कर सकती है और ये कंपनीज को करना ही है, लिस्टेड या जिसके मेंबर्स या डिबेंचर होल्डर्स या सिक्योरिटी होल्डर्स की संख्या 1000 या उसके ऊपर है। ठीक है, तो सिंपल सा सेक्शन है, बहुत काम का नहीं है 120, बट एक आध कोई छोटा मोटा क्वेश्चन बन सकता है। अगर हम सेक्शन के हिसाब से चलें 120 कोई खास काम का नहीं। मैं आपको साथ में ही बताते जा रहा हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। एजीएम इंपॉर्टेंट है, एजीएम पे क्वेश्चंस आते रहते हैं टाइम लिमिट के ऊपर। 97, 98, 99 ये कोई खास काम के नहीं। ईजीएम इंपॉर्टेंट है। फिर नोटिस तो बताया ही था मैंने, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट बता दिया था। कोरम इंपॉर्टेंट है, चेयरमैन काम का नहीं है। चेयरमैन काम के होते हैं बट एग्जाम के लिए कोई काम का नहीं है। प्रॉक्सी इंपॉर्टेंट है। रिस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट्स, क्वेश्चन आते हैं, छोटे आते हैं 1-2 मार्क के, बट आते हैं रेगुलरली। वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स नहीं पूछते हैं, ई वोटिंग कभी एक आध बार आ सकता है। फिर वोटिंग बाय पोल ये आता है कभी कई बार। पोस्टल बैलेट ई वोटिंग जैसे ही है। रेजोल्यूशन, सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन, ये कोई खास नहीं है, ये नहीं आता, बट पढ़ेंगे अपन। रिप्रेजेंटेशंस ऑफ प्रेसिडेंट गवर्नर ये आ सकता है, ये आ सकता है। स्पेशल ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पूछते हैं। स्पेशल नोटिस पढ़ेंगे हम, ये काम आएगा। फिर ये कोई काम का नहीं है, रेजोल्यूशन एडजर्न मीटिंग में हो रहा है तो मान लेते हैं उसी दिन हुआ। फाइलिंग ऑफ रेजोल्यूशन काम का नहीं है।
मिनट्स में बाकी काम का नहीं है, सिर्फ साइनिंग वगैरह ध्यान रखना है आपको, साइनिंग पे क्वेश्चन आते हैं, इंस्पेक्शन पे आता है कभी क्वेश्चन, यही है। फिर डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ये कोई काम का नहीं है। रिपोर्ट ऑफ ऑन एजीएम, ये भी कोई खास काम का नहीं है, बट अभी हम ये पढ़ते हैं, ठीक है। और ये भी काम का नहीं है, ओपीसी, ठीक है। तो सेक्शंस क्योंकि हम लाइन से पढ़ रहे हैं इसीलिए आपको मैं साथ में बताते जा रहा हूँ। फिर 121 पे हम चर्चा करते हैं, रिपोर्ट ऑन एजीएम। ये रिपोर्ट ऑन एजीएम एक एडिशनल रिपोर्ट बनाने बोला गया है सरकार के द्वारा कि जब भी आपकी एनुअल जनरल मीटिंग होगी तो इट इज कंपलसरी कि आप एक और एक रिपोर्ट बनाओगे, जैसे मिनट्स होते हैं, इट इज जस्ट सिमिलर टू मिनट, जस्ट लाइक। बट इन्होंने बोल दिया है कि इट शुड बी इन एडिशन टू मिनट्स, तो जो मिनट्स हैं वो तो है ही, इसके अलावा ये बनाओ, ऐसा बोला है। तो आपको एक एडिशनल डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है, बट वैसे आप जब इसको पढ़ोगे ना आपको समझेगा मिनट्स जैसी ही बात हो रही है। में लिखा है कि 30 दिन के अंदर साइन होना चाहिए, इट शुड इंक्लूड द करेक्ट एंड फेयर समरी ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग, दैट मीन्स मिनट्स की ही बात हो रही है। तो मिनट्स जैसे ही पूरा रूल लगते हैं। तो जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं, जितनी भी पब्लिक कंपनी ही लिस्टेड रहेगी, तो लिस्टेड कंपनीज है वो सब कंपनीज को रिपोर्ट ऑन एजीएम बनाना पड़ता है। तो एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी शैल प्रिपेयर in the prescribed manner a report on AGM, each AGM, including the confirmation to the effect that meeting was properly convened, properly conducted, held and conducted, and properly, यानी वही convened, फिर constituted and conducted, held यानी constituted, तो properly notices भेजे गए, properly लोग आए and properly conduct हुई as per the provisions of this act and rules made thereunder। तो अल्टीमेटली ये मिनट्स जैसा ही है, अगर आप मिनट्स के और इसकी वर्डिंग्स देखोगे तो सिमिलर हैं। फिर कंपनी शैल फाइल, कंपल्सरली आपको ये फाइल करना है विद रजिस्ट्रार अ कॉपी ऑफ दिस रिपोर्ट विद इन 30 डेज, ये भी 30 दिन के अंदर बनाई जाती है, ऑफ द कंक्लूजन ऑफ द एजीएम विद सच फीस और एडिशनल फीस एज मे बी टाइप्ड। तो 30 दिन के अंदर ये फाइल करना है। फिर कंपनी, इफ द कंपनी फेल्स टू फाइल, ये कोई काम का नहीं, पेनल्टी है। So if the company fails to file the report under subsection 2 before the expiry of the period specified therein, 30 दिन के अंदर, shall be liable for penalty of 1 lakh rupees, continuing failure है तो 500 per day, and subject to maximum of 5 lakh। इस आसान शब्दों में लिख लें तो कंपनी को पेनल्टी पहले तो बोल दिया 1 लाख, कंटिन्यूइंग फेलियर में 500 रुपये पर डे, बट इसकी मैक्सिमम बता दिया है, मैक्सिमम अप टू 5 लाख रुपीज़। और ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर पेनल्टी है, ऑफिसर इन डिफॉल्ट शैल बी लायबल टू पेनल्टी नॉट लेस देन 25,000, तो 25,000 एक। दूसरी सेम चीज 500 रुपीज पर डे एंड मैक्सिमम अप टू 1 लाख रुपीज। मैक्सिमम 1 लाख। वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कुछ पेनल्टीज ही आपको याद रखना पड़ता है, हर पेनल्टी याद रखने की। अब रूल्स में इसमें भी कुछ पॉइंट्स और एडिशनली बताए हुए हैं। कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स के हिसाब से ये चीज पहले तो क्लैरिफाई कर दिया कि आप मिनट्स बना रहे हैं तो उसका ये मतलब नहीं आप ये नहीं बनाएंगे, तो ये बिल्कुल मिनट्स जैसा है, लेकिन मिनट्स के अलावा आपको ये एडिशनली बनाना पड़ेगा, ये चीज पहले क्लैरिफाई। तो रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ 121(1) शैल बी प्रिपेयर्ड इन द फॉलोइंग मैनर। पहला पॉइंट, रिपोर्ट शैल बी प्रिपेयर्ड इन एडिशन टू मिनट्स, मिनट्स तो है ही, इसके अलावा ये रिपोर्ट एक अलग से बनाना है। फिर रिपोर्ट शैल बी साइंड एंड डेटेड बाय द चेयरमैन, सेम चीज हो गई जैसे मिनट्स होते हैं, साइनिंग डेटिंग होती है चेयरमैन के द्वारा, और वो एबल नहीं है तो यहाँ पे बताया है बाय एनी 2 डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, जिसमें से एक एमडी होना चाहिए, और इफ कंपनी सेक्रेटरी है तो कंपनी सेक्रेटरी भी साइन करे। ठीक है, तो क्या बताया, पहले तो चेयरमैन,
अगर वो नहीं है तो फिर 2 डायरेक्टर्स, जिसमें से एक एमडी होना चाहिए, 10 ऐसा है। अब आगे का पॉइंट याद रखने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, वही है मिनट्स के कंटेंट। रिपोर्ट शैल कंटेन, मिनट्स में क्या लिखा होता है? मिनट्स में लिखा होता है कौन से दिन मीटिंग थी, कितने बजे थी, कहाँ पे थी, ये लिखा होता है। वही चीज़ है, इट शैल कंटेन द डिटेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ डे, डेट, आवर, वेन्यू ऑफ जनरल मीटिंग। कंफर्मेशन विथ रिस्पेक्ट टू अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन, चेयरमैन मौजूद था, ये देखते हैं। नंबर ऑफ मेंबर्स अटेंडिंग द मीटिंग, कितने मेंबर्स आए थे, ये भी मिनट्स में लिखा होता है। कोरम मौजूद है, ये लिखा होता है। पूरे एक्ट का रूल्स का कंप्लायंस हुआ, ये लिखा होता है। प्रॉपरली सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स फॉलो किए गए इन रिस्पेक्ट टू कॉलिंग, कन्वीनिंग एंड कंडक्टिंग। तो तीनों चीज, बिजनेसेस कौन कौन से ट्रांजैक्ट होंगे, उसका रिजल्ट क्या है, एजेंडा क्या था, और उसके रेजोल्यूशंस कैसे क्या पास हुए, ये लिखा होगा। पर्टिकुलर्स विथ रिस्पेक्ट टू एनी एडजर्नमेंट, पोस्टपोनमेंट अगर हुआ है तो, या चेंज ऑफ वेन्यू, ये लिखा होगा। एनी अदर पॉइंट्स रिलेवेंट फॉर द इंक्लूजन इन द रिपोर्ट। तो इन जनरल वर्ड्स ये मिनट्स ही हो गए, मिनट्स जैसा ही है पूरा, हर चीज वही है कि मिनट्स में जैसा लिखा होता है क्या क्या हुआ वो। आगे ये क्लैरिफाई कर दिया, रिपोर्ट शैल कंटेन अ फेयर एंड करेक्ट समरी ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ जनरल मीटिंग। फिर कॉपी ऑफ रिपोर्ट शैल बी फाइल्ड विद इन 30 डेज, ये ऊपर लिखा ही था एक्ट में, ये फिर से रूल्स में क्लैरिफाई कर दिया। पर एक्ट में भी लिखा है विद इन 30 डेज फाइल करना है, और फिर रूल्स में इसको फिर से क्लैरिफाई कर दिया विद इन 30 डेज आपको ये फाइल करना है। तो वैसे देखे तो कुछ अलग नहीं है, मिनट्स जैसा ही है, सिर्फ साइनिंग में थोड़ा सा डिफरेंस बताया गया है। ठीक है, बाकी सब वैसा का वैसा है। इट शुड कंटेन अ फेयर एंड करेक्ट समरी, जैसे ये बोल दिया दैट मीन्स ये मिनट्स जैसा हो गया। तो मिनट्स के ही पूरे कंटेंट है, सिर्फ इसका जो फॉर्म होता है वो फॉर्म में फिल किया जाता है बस, और कुछ नहीं, फॉर्मेट रहेगा उसमें फिल किया जाए। अगर आपने मीटिंग नहीं लिए हो तो सेक्शन 96 का अगर कॉन्ट्रवेंशन होता है एजीएम लेने का, एजीएम नहीं लिया, सेक्शन 97 एजीएम नहीं लिया ट्रिब्यूनल के बताने के बाद भी, और सेक्शन 98 ईजीएम नहीं लिया एनसीएलटी के बताने के बाद भी, तो सेक्शन 99 पेनल्टी लगाता है। 100 के कॉन्ट्रवेंशन की पेनल्टी इसमें नहीं है। इसमें कॉन्ट्रवेंशन अगर 96, 97, 98 का होगा तभी यहाँ पे पेनल्टी लगेगी। तो पेनल्टी, इफ एनी डिफॉल्ट इज मेड इन होल्डिंग अ मीटिंग, अगर आपने मीटिंग नहीं लिया इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 96 का कॉन्ट्रवेंशन हुआ, दैट मीन्स आपने टाइम लिमिट हो गई, सब हो गया, आपने मीटिंग नहीं ली है। 97 ट्रिब्यूनल ने बोला था एजीएम लो, बट फिर भी आपने मीटिंग नहीं लिया। 98 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग लेने के लिए बोला गया था और नहीं ली गई, और इन कंप्लाइंग विद डायरेक्शंस ऑफ एनी डायरेक्शंस ऑफ द ट्रिब्यूनल। तो दोनों के ऊपर, कंपनी एज वेल एज एवरी ऑफिसर हु इज shall be punishable with a fine which may extend to 1 lakh rupees, and in case of continuing failure 500 रुपए पर डे ड्यूरिंग कंटिन्यू। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, रोज जितना लेट होते जाएगा उतने दिन के 500 रुपए बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और ये सबके ऊपर है, तो सबके ऊपर मीन्स कंपनी पे भी सेम है, ऑफिसर्स पे भी सेम है। ठीक है, वैसे पेनल्टी याद रखने की आवश्यकता नहीं होती, 99 भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं। अब यहां तक कोई डाउट है तो आप पूछ लो। आज वैसे आसान ही थे टॉपिक्स, कि 90 हो गया, 97, 98, 99, 100, 100, 111 और 115 दो सेक्शन ही बचे हैं। 122 मैंने बताया आपको, मैंने बुक में नहीं छापा हूं क्योंकि कोई काम का नहीं है, उसमें सिर्फ ये लिखा है कि ओपीसी के केस में ये रूल्स नहीं लगते। ठीक है, बाकी 111 और 115 बचा है, ये अभी तो नहीं देख पाएंगे अपन, लेकिन अभी एक वो आखिर में दिया है कि प्राइवेट कंपनी को क्या क्या एग्जाम्पशंस दिए हैं नोटिफिकेशन, ये एक बार रीड कर। तो देखो, प्राइवेट कंपनी में अगर आर्टिकल्स परमिट करते हैं तो प्राइवेट कंपनी में राइट दी प्रोविजंस पर्टेनिंग टू, प्राइवेट कंपनी चाहे
तो वो ये वाले प्रोविजंस को ओवरराइड कर सकती है। कौन से? कंटेंट एंड लेंथ ऑफ द नोटिस, कंटेंट्स क्या लिखना क्या नहीं लिखना, लेंथ ऑफ द नोटिस 21 क्लियर डेज का नोटिस है तो इसको भी वो ओवरराइड कर सकते हैं। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नहीं लगाना है उनको तो वो ये भी लिख सकते हैं कि हम अपने एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अलग से नहीं लगाएंगे, आप जब आओगे तब हम समझा के बताएंगे। कि प्राइवेट कंपनी है ना, गिनती के लोग होते हैं, जैसे अब कैप्स लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड है, हम लोग 10-12 लोग मेंबर्स हैं, तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं है पूरे इतने लंबे लंबे प्रोविजंस फॉलो करने की। तो इसमें हम लोग हैंड डिलीवरी से ही नोटिस भेज देते हैं और तुरंत ही लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं और तुरंत ही मीटिंग हो जाती है और तुरंत सब डिसीजंस ले लेते हैं। वहाँ कोई एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि हम खुद ही डायरेक्टर हैं और खुद ही मेंबर्स हैं, तो हम लोग को पता ही है क्या करने वाले हैं। तो वहाँ पे फिर ये सब चीज़ों को हम ओवरराइड कर सकते हैं, कोरम के लिमिट्स को ओवरराइड कर सकते हैं, लेकिन इन एनी केस प्राइवेट कंपनी कैन ऑल्सो नॉट रिड्यूस दी कोरम बिलो टू नहीं कर सकते। बाकी आप कर सकते हो कि कोरम का आधा घंटे में नहीं आया, 1 घंटे का टाइम लिख दिया आपने, 1 घंटे में भी आ गया कोरम तो हम मीटिंग ले लेंगे, तो वो चल जाएगा, तो ये कर सकते हो आप। लेकिन आप बिलो 2 नहीं कर सकते, प्राइवेट कंपनी कैन नॉट, ये चीज़ नहीं की जा सकती। तो रामविलास प्रेस पब्लिकेशन वर्सेस नहीं है, उसका केस बताया, केरला हाईकोर्ट का केस बताया। फिर चेयरमैन से रिलेटेड प्रोविजंस आप बदल सकते हैं चाहें तो, प्रॉक्सीज से रिलेटेड भी आप प्रोविजंस बदल सकते हैं। दो चीज नहीं कर सकते प्रॉक्सी से रिलेटेड, पहला आप प्रॉक्सी को टाइम लिमिट जो डिपॉजिट करने की है वो 48 आवर्स से ज़्यादा की नहीं बता सकते, आप कम कर सकते हैं, इस टाइम लिमिट को बढ़ा नहीं सकते, 48 आवर्स मैक्सिमम। इसको आप और ये नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते कि आपने 4 दिन पहले जमा करना चाहिए प्रॉक्सी फॉर्म, 2 दिन पहले जमा हुआ है तो इट इज़ वैलिड। दूसरी चीज़, प्राइवेट कंपनी कैन नॉट रिफ्यूज रिजेक्ट द प्रॉक्सी फॉर्म कि ये हमारे कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट ऑफ एओ से मैच नहीं होता, ये बोल के आप उसको रिफ्यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इफ इट इज़ इन MGT 11 तो फिर आपको सॉरी MGT 14, MGT 11 था, 14 था, 11 था, 11 मैंने आपको बताया था, अगर वो प्रॉक्सी फॉर्म उस फॉर्मेट में है तो फिर ये वैलिड रहेगा। फिर रिस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट भी कर सकते हैं लोग, वोटिंग राइट्स भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, बट अगेन रिस्ट्रिक्शंस कैन नॉट बी अदर देन जो 106 में बताया है उसको आप ओवरराइड नहीं कर। फिर शो ऑफ हैंड्स, पोल, ये सब भी वो चेंजेस कर सकते। फिर प्राइवेट कंपनी के ये 4 पॉइंट काम के हैं आपके लिए, बाकी तो ठीक है, ये 4 पॉइंट ध्यान रखना, इवन प्राइवेट कंपनी ये 4 चीज़ नहीं कर सकती। सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी में कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं। एक तो सेक्शन 96(2) बोलता है कि आपको जो मीटिंग है एवरी एनुअल जनरल मीटिंग ये 9 से 6 के बीच में होना चाहिए, नेशनल हॉलीडे नहीं होना चाहिए, ये सब बताया है। प्रोवाइडेड गवर्नमेंट में एग्जेम्प्ट में नोटिस का ही पॉइंट है यहाँ पे, ये वाला है नोटिस वाला पॉइंट, ये फर्स्ट वाला पॉइंट तो खैर सिंपल है, ये कोई खास काम का नहीं है, आप डायरेक्टली सेकंड पॉइंट ध्यान रखो, ये वाला ध्यान रखना है। नोटिस पीरियड फॉर जनरल मीटिंग जो 21 क्लियर डेज होता है, सेक्शन 8 कंपनी के केस में 14 क्लियर डेज होता है, वहाँ 21 क्लियर डेज नहीं होता, ये एक बेनिफिट है इनका। बाकी ये अभी आगे चल के हम वही देखेंगे 14 क्लियर डेज, तो ये 136 में भी सेम चीज़ बताई गई है, तो 136 अभी हमने नहीं पढ़ा, ये अकाउंट्स ऑफ द कंपनी के चैप्टर में आता है। अकाउंट्स भी जो उनको भेजना पड़ता है, तो मीटिंग के नोटिस के साथ अकाउंट्स भेजे जाते हैं, तो जब नोटिस 14 डेज के पहले भेज रहे हो तो अकाउंट्स भेजने का भी टाइम 14 डेज का वहाँ पे बताया गया, तो ये भी अपन आगे देखेंगे। ये वाला अभी बचा हुआ है, ये बचा है, ये भी बचा है, ये अभी अपन नहीं देखेंगे, बाद में देखेंगे, तो ये वाला ध्यान रखो अभी फिलहाल। गवर्नमेंट कंपनी, इसमें भी कोई खास काम का नहीं है, इसमें गवर्नमेंट की कंपनी है तो गवर्नमेंट कंपनी अपने हिसाब से इस मीटिंग को कोई भी जगह पे रख सकती है। गवर्नमेंट कंपनी में और भी बहुत सारे एग्जाम्पशंस होते हैं, जैसे उसका ऑडिटर ऐसे अपॉइंट नहीं होता, वो अपन अलग से देखेंगे, ऑडिटर CAG अपॉइंट करते हैं,
वो इन लोग अपॉइंट नहीं करते, मेंबर्स अपॉइंट नहीं करते, का कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अपॉइंट करेगा। वैसे ही इसके डिविडेंड वगैरह का डिसीजन भी फिर गवर्नमेंट खुद लेती है, सरकार लेती है। जैसे कोई भी गवर्नमेंट कंपनी है, कोल इंडिया हो गई, एनटीपीसी हो गई, तो आप उसके शेयर्स तो होल्ड करोगे, लेकिन डिविडेंड वगैरह के डिसीजंस ये सब आपको सरकार लेते हुए दिखेगी। सरकार खुद बताती है इतना इतना डिविडेंड रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी में देखो मेजॉरिटी शेयर होल्डर गवर्नमेंट है। तो जब मेजॉरिटी शेयर होल्डर उनके पास है, शेयर होल्डिंग है 51% की, तो गवर्नमेंट कंपनी वही है जिसमें 51% या उससे ज़्यादा के शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट के पास, 50% से ज़्यादा नहीं, 51%। तो 51% अगर उनके पास है, दैट मीन्स वो आसानी से ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं। तो अडॉप्शन ऑफ अकाउंट्स भी वहाँ पे वो गवर्नमेंट खुद ही करती है, मीटिंग में नहीं होता वो, मीटिंग ज़रूर होती है बट एजीएम में नहीं होता है। वैसे ही उसमें डिविडेंड डिक्लेयर करना है, गवर्नमेंट खुद कर लेगी। अभी रिसेंटली एनटीपीसी का इंटरिम डिविडेंड बांटा गया। एनटीपीसी एक कंपनी है, तो पावर, थर्मल पावर पे डील करती है, तो उसका बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। उन्होंने 170 रुपीज़ का शेयर है, 168 चल रहा है शायद आज, तो वो शेयर पे अभी 4 रुपये 25 पैसे का डिविडेंड बांटा। तो ये सरकार खुद ही तय करती है कि इतना डिविडेंड बांटा जाएगा। आप भी ले सकते हैं, अगर आज ले लोगे तो 2 तारीख को उसकी रिकॉर्ड डेट है, 2 तारीख को आपको 4 रुपये 25 पैसे का पैसा डिविडेंड मिलेगा। और वो फिर मिलेगा बाद में, लेकिन 2 तारीख रिकॉर्ड डेट है, जो 2 तारीख को होल्ड करेगा उसको ये डिविडेंड मिलेगा। ये तो ऐसे गवर्नमेंट कंपनी में बहुत सारे और अलग अलग रूल्स होते हैं। ये गवर्नमेंट कंपनी के भी अपने काम के नहीं है फिलहाल रूल्स, सिर्फ एक ये ध्यान रखो, सेक्शन 8 कंपनी में 14 डेज वाला, और प्राइवेट कंपनी में भी ये बाकी के ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ये वाला ध्यान रखो। ये 4 चीज़ें प्राइवेट कंपनी भी नहीं कर सकती। ठीक है, तो बाकी के पॉइंट्स अपन अलग से देखेंगे ही। यहाँ पे एक साथ दिए हुए हैं इसीलिए यहाँ साथ में आ गए, जबकि ये पॉइंट यहाँ आने के हैं, अभी अपन ये पढ़ने के हैं सेक्शंस, ये बाद में देखेंगे। ठीक है, सेक्शन नंबर 111 और 115 अपन अगली क्लास में देखेंगे, और कल मेरी क्लास नहीं है, फिर अगली क्लास इन्हें परसों ही रहेगी, 2 तारीख को अपन। कोई डाउट यहाँ तक के? जिन लोगों का मिस हुआ है, बीच में नहीं आ पा रहे थे, बाद में लेट ज्वाइन हुए, तो वो लोग बैकअप देख लेना, बोल दूंगा बैकअप तुरंत अपलोड करने। ठीक है, चलिए, थैंक यू।